दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम मेंस आंसर राइटिंग की बात करेंगे और बीसीडब्ल्यू का जो एक नया इनिशिएटिव है मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड, उसकी भी हम चर्चा करेंगे और उसके डिटेल को जानेंगे और आपको बताएंगे कि हम आपको किस तरह से इस इनिशिएटिव के माध्यम से हेल्प करेंगे। अब आते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग क्यों ज़रूरी है। अभी देखिए, जिस तरह से सिविल सर्विसेज का पैटर्न चल रहा है, बी इट बीपीएससी, बी इट यूपीएससी, एवरीवेयर जो है वो ट्रेडिशनल स्टाइल से वो लोग चेंज कर रहे हैं। उन लोग का जो आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी है वो करंट अफेयर से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है और साथ में काफ़ी डायनेमिक हो गया है। वो किसी भी एक टॉपिक से नहीं पूछते हैं। अब इस बार का ही बीपीएससी मेंस का GS2 सेक्शन 2 का एक टॉपिक ले लीजिए, G20 का। उन्होंने G20 तो पूछा ही, साथ में उन्होंने ग्लोबल साउथ को भी इंक्लूड कर दिया, जो कि ग्लोबल साउथ का एक रिसेंट में समिट हुआ था और G20 इंडिया में होने वाला है। तो इन दोनों को उन्होंने रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया। तो जब तक आप G20 के बेसिक्स को और ग्लोबल साउथ के बेसिक्स को अच्छे से समझेंगे नहीं, तो अगर आप इसके बारे में कुछ फॉर्डर और इसके बारे में कुछ फॉर्डर लेके जाएंगे परीक्षा में, तो आप लिख नहीं पाएंगे कंप्लीट। जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आप बोलेंगे कि ये होता क्या है, फिर आंसर राइटिंग में कैसे लिखना है हमको। देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है ना, तो उसके आंसर में कुछ चीज़ें ढूंढी जाती हैं, कुछ चीज़ें पिकुलियर चीज़ें सर्च की जाती हैं, कुछ कीवर्ड सर्च किए जाते हैं। ये देखा जाता है कि आपका आंसर जो है कितना कॉन्टेक्चुअल है, आपका आंसर कितना टू द पॉइंट है। टू द पॉइंट का मतलब कि क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं उन कीवर्ड्स को लेके आपने आंसर बनाया है कि नहीं बनाया है, उन कीवर्ड्स को आपने अपने आंसर्स में यूज़ किया है कि नहीं किया है। और उसके साथ साथ कंटेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही। कंटेंट मतलब रेलिवेंट कंटेंट। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, अगर आप किसी चीज़ों का कंप्लीट जवाब देना चाहते हैं तो। अब आते हैं कि बीपीएससी में आंसर राइटिंग का क्या ट्रेंड चल रहा है अभी। तो बीपीएससी में देखिए जनरली क्या होता है, पहले क्या होता था, GS1 का एक पेपर था, एक GS2 का पेपर था, एक ऑप्शनल पेपर था जिसका मेरिट लिस्ट बनता था। इन तीनों पेपर का मेरिट लिस्ट बनता था बीपीएससी में। इस GS1 में देखेंगे तो GS1 में क्या था, एक सेक्शन जो था वो आपका कंप्लीट हिस्ट्री वाला पार्ट था और जो बिहार से रिलेटेड कल्चर है वो वाला पार्ट है। जो सेकंड है वो IR रहता था और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स रहता था, और करंट अफेयर्स जो रहता था वो मोस्टली IR से रिलेटेड ही रहता था। और उसका तीसरा पोर्शन जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन रहता था। GS3 में अगर हम देखेंगे तो पहला पोर्शन जो है पॉलिटी का, सेकंड पोर्शन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का, और तीसरा पोर्शन जो है वो साइंस टेक का रहता था। और ऑप्शनल मैंडेटरी सब्जेक्ट था जो कि जिसका मार्क्स काउंट होता था फाइनल मेरिट लिस्ट में। इस बार से क्या हुआ था, 68th बीपीएससी मेंस से क्या हुआ था कि उन्होंने GS1 तो रखा, GS2 तो रखा, ऑप्शनल को कर दिया उन्होंने ऑप्शनल को ही ऑप्शनल कर दिया उन्होंने। ये ऑप्शनल पेपर जो है मात्र एक क्वालिफाइंग पेपर बच गया, और आपके पास अभी क्या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ गया, एसे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ ये समझिए कि ऑप्शनल क्या था, जो भी रिपीटेड स्टूडेंट्स थे जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे उनका इस पे अच्छा कमांड हो जाता था। तो क्या है, इनको 160 170 लाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती थी, और अगर 200 प्लस मार्क्स चला गया तो 100% सिलेक्शन हो जाता था, चाहे GS1-2 में थोड़ा एवरेज मार्क्स ही क्यों ना रहे। अब से क्या हो गया कि आपको एसे में बहुत अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा अगर आपका GS1 और 2 एवरेज है। तो अगर आपको अभी फाइनल लिस्ट में आना है तो सिर्फ आप एसे के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि किस तरह से आपके आंसर को वो इवेलुएट करता है। तो GS1 का जो पोर्शन है वो तो सेम रहा। अब उन्होंने सब्जेक्ट वाइज क्या चेंज किया ये समझिए कि जैसे हिस्ट्री एंड कल्चर में क्या करते थे कि कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस थे, जैसे ट्राइबल रिपोर्ट से एक तो क्वेश्चन तो आएगा ही, उसी तरह से पाला आर्ट, पटना कलम या मौर्यन, इसमें तीनों में से कोई एक तो आना ही आना है 38 नंबर का। तो इस तरह से आंसर लिख के आना रहता था, और जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रिडिक्टेड ही रहते थे, और 70-80% टाइम वही क्वेश्चंस आते थे, तो आंसर लोग रट के जाते थे और लिख देते थे।
इस बार उन्होंने कुछ गेम कर दिया। इस बार क्या किया कि जैसे देखिए पटना कलाम उन्होंने पूछा तो 38 नंबर का पूछता था, उसको उन्होंने मात्र 8 नंबर वाले में पूछ दिया। तो जितना आप इसमें इंट्रो लिखते होंगे इसमें कंप्लीट आंसर लिखना है। तो ये चेंज है। तो इसमें स्टेटमेंट में आपको सारे डायमेंशंस कवर करने होंगे, तब जाके एटलीस्ट आपको 5+ मार्क्स मिल सकते हैं। इस तरह से उन्होंने 3 क्वेश्चन में डिवाइड किया एक सेक्शन को। एक सेक्शन को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, और पहला पार्ट जो था वो स्टेटमेंट वाला था और उसको उन्होंने कर दिया मैंडेटरी। बाकी दो जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि वो रिपीटेड थीम्स पे थे, और अगर आप कंटिन्यूस मेंस की परीक्षा दे रहे हैं या फिर बीपीएससी के मेंस के सिलेबस से अवगत हैं तो उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अब जब बात करते हैं इसके सेक्शन 2 की, तो ये बहुत ही डाइसी हो गया है। सेक्शन 2 में हमेशा आईआर का क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, 100% रहता था कि इसमें एक कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगा या फिर इसमें कोई इंडिया के साथ जो रिसेंट में इंटरनेशनल रिलेशन में कोई बायलैटरल टॉक हुआ है या फिर कोई समिट हुआ है उसके बारे में पूछा जाएगा। इस बार भी उन्होंने वो थीम बरकरार रखी है, लेकिन क्वेश्चन उतना सिंपल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि G20 और ग्लोबल साउथ को उन्होंने दोनों को मिला दिया और एक तीसरा क्वेश्चन जनरेट कर दिया उससे। तो इतना आसान नहीं था इस बार आईआर वाले सेक्शन को हैंडल करना या करंट अफेयर वाले सेक्शन को हैंडल करना। इसके साथ साथ आप देखिए उन्होंने लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में भी पूछा था, वो भी एक करंट अफेयर वाला पोर्शन था जो कि एकदम अनइवन था और अनप्रेसिडेंटेड था। वो किसी को ऐसा नहीं था कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। तो चूंकि थर्ड पार्ट जो है इसका DI वो थोड़ा सा ईजी था इस टाइम, लेकिन गॉड नोज क्या आएगा रिजल्ट, देखते हैं उसमें। अब GS2 का जो हम पोर्शन देखेंगे, ये हमेशा से लोगों के दिमाग में एक डर का माहौल बना रहा है। इसमें मार्क्स भी जो है ना वो 120 130 इससे ज़्यादा जाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत मेहनत करना पड़ता है। फिर भी इसमें इससे ज़्यादा मार्क्स लाना बहुत टफ होता है। ऐसे लोगों के मार्क्स आए हैं, कई दोस्त हैं मेरे जिसके 160 165 भी आए हैं GS2 में। लेकिन इसके लिए चाहिए टेक्निक। GS2 के लिए चाहिए एकदम से टेक्निक चाहिए। आप अगर उसमें कुछ रट के भी जाए ना तो आप उसमें एकदम से अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ट्रेडिशनल आंसर राइटिंग से काम नहीं चलता है। उसमें जो है ना आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए राइटिंग की, आपको स्किल होनी चाहिए कि अगर आप प्रियम्बल की बात करते हैं तो प्रियम्बल के जो भी कीवर्ड्स हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको मेंशन करके आएंगे और वो सब चीज़ मेंशन करके आएंगे जो रेगुलर कॉपीज़ में नहीं देखी जाती हैं। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन की बात हुई तो आपने आर्टिकल 324 तो मेंशन कर दिया। अब रिसेंट में जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, क्या आपने उसमें लिखा? या फिर कोई भी कमेटी बनी थी जो इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म की बात करती है, क्या उसकी चर्चा आपने उसमें की? तो ये सब पॉइंट जो है, ये सब पॉइंट आपको GS2 के आंसर में लिखना पड़ेगा ताकि आपको उसमें अच्छा मार्क्स आ पाए। अब जैसा मैंने ही पहले बता दिया कि ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया है, ऐसे में मार्क्स स्कोर करना एवरेज से ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपकी कॉम्प्रिहेंडिव एबिलिटी या फिर लिखने की एबिलिटी उतनी भी बेहतरीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव टर्म्स में बोला जा रहा है इसको। अब ऐसे क्या है, सब्जेक्टिव है, आप इसमें पहले से बता नहीं सकते आप कितना अच्छा स्कोर करेंगे नहीं करेंगे। तो अभी से अगर आपको इंश्योर करना है कि लिस्ट में नाम आए तो आपको ज़रूरी है कि GS1 और GS2 पे अच्छे से कमांड बन जाए आपका। ठीक है, तो वो अच्छे से कमांड वाली बात जो है वो तभी आएगी जब GS2 में मैंने जो बात कही कि वो सब आपको लिखने की एबिलिटी बनेगी। तो वो चीज़ लिखने की एबिलिटी कहाँ से डेवलप हो? सबसे पहली बात तो वो लिखने की एबिलिटी डेवलप होती है पढ़ने से। कंटिन्यूस रीडिंग हैबिट जो है और उस चीज़ों को बार बार बोलने की, बार बार लिखने की, बार बार यूज़ करने से आपकी वो एबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। आप ऐसा समझिए कि आप किसी बैंक में काम करते हैं तो आपके लिए CRR और रेपो रेट समझना कितना इजी होगा, क्योंकि आप डेली टर्म्स में उसको यूज़ कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, पॉलिसी की बात कर रहे हैं, अगर आप इंश्योरेंस फील्ड में हैं तो क्या होगा, आपके लिए वो चीज़ समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। लगेगा कि नहीं, हमारा तो रोज़ का चीज़ है, कुछ नया चीज़ नहीं है इसमें। तो वही GS2 में अगर इन सब के फैक्ट्स को, जो आप इनकी एग्जाम्पल्स को, उनसे रिलेटेड एक्ट्स को, कमिटीज़ को, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को अगर आप बाय हार्ट ना करके यूटिलाइज करने की कोशिश करें तो वो आपको फाइनल आंसर जो लिखेंगे उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो पहली चीज़ तो आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ कि जो आप पढ़ते हैं उसको लिखने की एबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जो भी रिसेंट आर्टिकल आया, आप एक काम कर सकते हैं कि आपने वो आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल पढ़ के आप कोशिश करिए कि आधा पेज में उसका हम सिनॉप्सिस लिख सकें। आप ये कोशिश करिए कि उस आर्टिकल से रिलेटेड और भी क्या बेसिक या बैकग्राउंड फैक्ट्स हैं वो आप निकाल के लिख सकें। आप ये भी उसमें कर सकते हैं कि आप जो आर्टिकल पढ़ा और आपके नोट्स में जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, आप एंटी डिफेक्शन के बारे में सपोज कोई आर्टिकल आया तो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड आपके पास जो मेंस का नोट्स बना हुआ है उस नोट्स को आप जाके एक बार उलटिए
उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके क्या क्या लीगल और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है, उसका क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कौन कौन से केसेस हैं, गवर्नर का क्या रोल है उसमें, वो सब चीज़ आप देखेंगे। और आज का जो आर्टिकल, सॉरी आज का नहीं, जो भी रिसेंट आर्टिकल आएगा उसको आप देखेंगे, तो आप दोनों को मैच करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कुछ वैल्यू पॉइंट आज के आर्टिकल से गेन किया है। उस वैल्यू पॉइंट को आप क्या करेंगे, आप अपने नोट्स में इम्बेड कर लेंगे, तो आपका नोट्स जो हो जाएगा वो लाइव हो जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो इस तरह से मेंस की पढ़ाई की जाती है, आंसर राइटिंग लिखने की एबिलिटी डेवलप की जाती है। अब आपका सवाल है कि अब हम उसको प्रैक्टिस कैसे करें। अब प्रीलिम्स का समय आता है तो लोग टेस्ट सीरीज़ दनादन 100-150 बना जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उसमें डेवलप हो जाता है। अब अगर मेंस की बात करें तो आप अगर देखिएगा बीपीएससी का कि 69th बीपीएससी का इस बार का आप कैलेंडर अगर देखेंगे तो 30 सितंबर को वो पीटी ले रहे हैं, ठीक है, मेंस ले रहे हैं, सॉरी इसका जो रिज़ल्ट है वो दे रहे हैं 15 नवंबर को, 15 नवंबर को रिज़ल्ट दे रहे हैं, और 9/12 से 9 दिसंबर से वो मेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए इन दोनों के बीच में कितना गैप रहा, 15 दिन इधर और 10 दिन इधर, मिला जुला के आपके पास 24 से 25 दिन का समय है। अगर आपने इस समय को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तब आपके मेंस में क्वालिफाई करने की संभावना एकदम कम हो जाती है। तो या तो आप इस समय का यूटिलाइज करें। अब ये समय क्या होता है कि आपको पता नहीं है 30 सितंबर को पेपर आएगा कैसा, ऐसा पेपर ना आ जाए 68वीं की तरह कि आप 14 नवंबर की रात तक जो है 11:59 तक आप कट ऑफ ही यूट्यूब पे देखते रह जाएं कि कितना कट ऑफ आएगा और मेरा कितना आ रहा है, और पता चला आप क्वालिफाई कर गए और आपके पास मात्र 25 दिन बचा है। तो ये सही समय है कि आप जो है इस 9/12 की तैयारी स्लो पेस में अभी से करते रहें, क्योंकि जैसे ही सितंबर आएगा वैसे ही क्या होगा, 1 सितंबर से आप क्या करेंगे, एकदम सब कुछ छोड़ के प्रीलिम्स के प्रिपरेशन मोड में आ जाएंगे, फैक्ट्स को रटने में मोड में आ जाएंगे, करंट अफेयर कवर करने के मोड में आ जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ कवर करने के मोड में आ जाएंगे, मैराथन वीडियोस देखेंगे आप, ये सब चलेगा। लेकिन तब तक का जो आपका 2 महीना है वो 2 महीना आप कैसे यूटिलाइज़ करें, 70 दिन आप कैसे यूटिलाइज़ करें। तो इस 70 दिन के यूटिलाइज़ करने के लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम लाया जाए। वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम वन वे नहीं होगा। अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो कैच इनिशिएटिव अभी भी चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, वो क्या करते हैं, हम अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। उसमें हमने आपको नीचे कमेंट का ऑप्शन दे रखा है, स्टूडेंट्स जाएं, वो अपना आंसर अपलोड करें उसमें, और अगर एक स्टूडेंट कम्युनिटी बना लेते हैं वो लोग, तो आपस में एक दूसरे का आंसर इवेलुएट करते रहें, और इस तरह से अपना आंसर की क्वालिटी जो है इन्हांस होगी। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था उसमें कि आपके अंदर जो है ना आंसर प्रैक्टिस की एबिलिटी लाई जाए, आपको आंसर लिखने की आदत डाली जाए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को लिख पाते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं, तो फाइनल एग्ज़ाम के दिन भी आप उसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि मुश्किल से 2 से 3 कमेंट आ पाते हैं, उसमें लोगों का इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। लेकिन अल्टीमेटली लोग दोस्त कराना तो है, क्योंकि सिर्फ हम प्रीलिम्स की तैयारी करके, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके क्या कर लेंगे। एक है कि सोसाइटी में नाम हो जाएगा कि लड़का मेंस दे चुका है बीपीएससी का, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, है ना। जब तक लिस्ट में नाम नहीं है, पीडीएफ में नाम नहीं है, और जब तक हमारे हाथ में नौकरी नहीं आएगी बीपीएससी से रिलेटेड ऑफिसर की, चाहे एसडीएम की हो, डीवाईएसपी की हो, या रजिस्ट्रार की हो, या असिस्टेंट कमिश्नर इन स्टेट टैक्सेस, कोई नौकरी नहीं आ जाती हाथ में, तब तक आप चाहे प्रीलिम्स दे चुके रहें 5-6 बार, या मेंस दे चुके रहें 6-7 बार, इट डजंट मैटर्स एट ऑल। तो ये सही समय है कि आप अपने मेंस के प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दें। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम लाए हैं, निपुण प्रोग्राम जो है ये एक मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। इसमें हम आपको 70 दिन की आंसर राइटिंग कराएंगे और एक रिगरस प्रैक्टिस कराएंगे। इसका क्या फ्रेमवर्क होगा, हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, वो हम इसमें समझेंगे। हम इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको जीएस और एसे दोनों की प्रैक्टिस कराएंगे। जीएस का मतलब जीएस 1 और जीएस 2 दोनों से है। अगर हम डिटेल्ड इवैल्यूएशन की बात करते हैं, और आपने हमारे अगर एसे कोर्स को ज्वाइन किया है अगर, तो आप देखेंगे कि हमारा इवैल्यूएशन किस तरह का है। इसके साथ ही हमारा जो रेजोनेंस 2.0 के स्टूडेंट्स हैं, उनकी हमने स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराने के लिए, उनको आदत डलवाने के लिए हमने कुछ दिनों लगभग 1 महीने तक, या कहें तो 20 दिन तक हमने उनकी कॉपीज़ चेक की थी। एक इंडिविजुअल की कॉपीज़ चेक होती थी और उस पर फीडबैक दिया जाता था, ताकि वो उनकी आंसर राइटिंग डेवलप हो सके और उनको कमी पता लग सके। बट वो चीज़ आप लोग की तरफ से उतना होल हार्टेडली सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो हमने भी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि इट टुक
नेवरथलेस ए लॉट ऑफ रिसोर्स। तो इसमें क्या है, हम लोग आपका डिटेल्ड इवैल्यूएशन करेंगे। एक एक इंडिविजुअल का जो है इवैल्यूएशन 2 लेवल पे होगा, एटलीस्ट 2 लेवल पे होगा। एक लेवल होगा जो इवैल्यूएटर्स होंगे और दूसरे लेवल पे होगा जो हमारे एजुकेटर्स होंगे। उन कॉपीज़ को वो रिव्यू करेंगे, अपना रिमार्क्स डाल के भेजेंगे कि इज़ इट सेटिस्फैक्ट्री और इट हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड। अगर इम्प्रूव करना है तो उसको फिर से वो भेज देंगे अपने इवैल्यूएटर के पास और इवैल्यूएटर रिव्यूएट करके उसको आगे भेजेंगे। इसके साथ साथ हम आपको इसमें मॉडल आंसर भी देंगे, और हम मॉडल आंसर की बात करते हैं तो वी विल ट्राई टू डिलीवर नॉट ओनली द होलिस्टिक आंसर बट ऑल अराउंड दैट। उसके अराउंड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसको अच्छे से कैटर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। हमारा इसमें फोकस जो रहेगा वो करंट अफेयर की तरफ हम थोड़ा इंक्लाइंड रहेंगे, क्योंकि GS1 की बात कर रहा हूँ मैं। हम करंट अफेयर की थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड रहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री वाला पोर्सन जो है वो कर लेता है लोग, वो लिख लेते हैं लोग, लेकिन सेक्शन 2 में जो है लोग फंस जाते हैं। तो GS1 में मान के चलिए हमारा जोर जो रहेगा, हमारा प्रेशर जो रहेगा वो करंट अफेयर को प्रिपेयर करने में ही रहेगा। अब आप बात करेंगे कि जो हम 2 क्वेश्चन देंगे आपको, GS के जो 2 क्वेश्चन देंगे, हमने बात की है कि एक दिन में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। ये 2 क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो तो 38 मार्क्स वाला होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो स्टेटमेंट बेस्ड वाला होगा, स्टेटमेंट बेस्ड वाला होगा। अब स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन BPSC में एक सवाल में 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या हम 5 देंगे या कितना देंगे वो हम आगे बात करेंगे। हमारे पास समय कितना है और आपको लिखने के लिए हम कितना प्रोपेल कर सकते हैं, हम आगे बात करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको क्या करेंगे ना, एक यूनिक चीज़ हम लोग ला रहे हैं इसमें कि हम लोग एक पीयर डिस्कशन प्लेटफॉर्म ला रहे हैं आपके साथ। जिस दिन आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, सपोज आपको ट्यूसडे से 20 तारीख को आपको एक क्वेश्चन दी गया, क्वेश्चन आपको 9 से 10 बजे अपलोड कर दिया जाएगा पोर्टल पे। आप डाउनलोड करिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फॉर्डर है आप इकट्ठा करिए, उसके रिलेटेड आप स्टडी करिए। शाम को एक पर्टिकुलर टाइम पे, जहाँ जिस टाइम पे सारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो एग्री होंगे, उस टाइम पे हम लोग एक जूम सेशन रखेंगे। वो जूम सेशन में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें हमारा रोल बस स्टार्टिंग के डायरेक्शन का रहेगा और मॉडरेट करने में रहेगा कि डिस्कशन जो है उस क्वेश्चन के अलावा कहीं और नहीं भटके। जो 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन 2 क्वेश्चन पे आप कंप्लीट चर्चा कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कि हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, वो सामने वाला आपको बताएगा इसमें एक और ये पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। फिर तीसरी वॉइस आएगी कि हम इसमें ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो फिर चौथी आएगी, नहीं ये गलत है, ये करना सही नहीं रहेगा, इसके बदौलत ये करना ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से हम एक जो कम्युनिटी बेस्ड है ना, इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि जो लर्निंग हो वो कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग हो, आप इंडिविजुअल लर्निंग में नहीं रहें। क्योंकि जिस तरह का पैटर्न हो रहा है ना, आपको ये भी समझना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर किस लेवल में जा रहे हैं, और उसके बाद हम तो पीछे खड़े हैं आपको बूस्ट करने के लिए। उस कम्युनिटी में हम मॉडरेटर का काम करेंगे और हम आपको ओवरऑल डायरेक्शन देंगे कि इस क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ना है, आपको इस क्वेश्चन में आपको कैसे सोचना है, किस तरह से ऐसे राइटिंग में हमने आपको सोच बढ़ाने में डेवलप की। लिखने में आपको अब दिमाग आपका स्ट्रक नहीं हो रहा है। उसी तरीके से हमारा ये प्रोग्राम है कि आंसर लिखने में आप रुके नहीं, आप आंसर कंटिन्यूस लिखते जाएं। आप एक चीज़ गौर करिएगा कि दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिस मीन्स आंसर प्रैक्टिस, बट दिस इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ योर लर्निंग स्किल, डेवलपमेंट ऑफ योर थिंकिंग स्किल। और वो थिंकिंग स्किल जो डेवलप होगी वो आपका इंडिविजुअल और आपके मेट, आपके जो फ्रेंड्स सर्कल हैं, जो BPSC का सर्कल है, जो कम्युनिटी है, जो सीरियसली प्रिपेयर कर रही है इस एग्जामिनेशन को, जिसमें कई लोग क्वालिफाइड भी होंगे और कई लोग सर्विस वाले भी होंगे। आपको पता नहीं होगा, कई लोग सर्विस वाले भी होंगे उसमें, जो आपके साथ डिस्कशन कर रहे होंगे, जो कई बार मेंस लिख चुके होंगे। तो उसका फ़ायदा उठाना एक अपने में बहुत बड़ी बात होती है, और एक इस तरह के प्लेटफॉर्म का लाना ही बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हर जगह जो आप देखेंगे ना, वन वे कम्युनिकेशन है, और वन वे कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज डैमेजिंग। वो कभी भी इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता। इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं ना कि 2 वे मेथड हो कम्युनिकेशन का। चलिए, इस तरह से हमने देखा कि ये जो है 11 हफ्ते का प्रोग्राम होगा। हम आपको जो है ये नेक्स्ट ट्यूसडे यानी कि 20 तारीख से ये प्रोग्राम चालू हो जाएगा और ये एंड होगा 31 अक्टूबर को, 31 अगस्त को। ये प्रोग्राम 20 जून से शुरू होके 31 अगस्त तक चलेगा।
इसका डिटेल्ड शेड्यूल आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे जाएंगे, एक लिंक है, लिंक के अंदर आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे कि शेड्यूल क्या है, इसको कहाँ से ज्वाइन करना है, इसके बारे में और भी जो ये ब्रोशर दिया गया है, इस ब्रोशर को भी वहाँ अपलोड कर दिया गया है। तो इसमें डेट वाइज दिया गया है कि कौन से दिन GS1 का क्वेश्चन आएगा, कौन से दिन GS2 का क्वेश्चन आएगा, कौन से दिन एसे का क्वेश्चन आएगा। इससे ज़्यादा डिटेल्ड जो शेड्यूल है कि कौन से दिन क्वेश्चन कौन सा रहेगा, वो आपको आपके पोर्टल पे मिल जाएगा, वो हम पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा विथ टाइम। तो इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ जो हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे छोटी छोटी चीज़ तो ये पहले कि GS1 GS2 में कैसे चलेगा। तो टेस्ट 1 जो होगा उसमें GS1 का होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे दोनों सेक्शन से। कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर वाला सेक्शन ज़्यादा प्रायोरिटी पर है। जो दूसरा टेस्ट होगा यानी कि सेकेंड डे जो होगा, वो हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन लेंगे, 3 सेक्शन में से 2 क्वेश्चन हम चूज़ करेंगे इस तरह से कि तीनों सेक्शन हम होलिस्टिकली कवर कर लें। ठीक है। हर एक टेस्ट से पहले आपको एक जूम सेशन किया जाएगा, मॉडरेटेड जूम सेशन होगा, जिसमें आप क्वेश्चंस के डायमेंशंस को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ। बाद में आप उसका आंसर लिख के सबमिट कर। तो इसका जो हमारा फ्रेमवर्क चलेगा वो वीक में हम 3 डेज करेंगे। ये 3 डेज जो होंगे ये कॉन्सिक्यूटिव 3 डेज नहीं होंगे। ट्यूसडे को किया जाएगा, ट्यूसडे रहेगा, उसके बाद वेडनेसडे गैप रहेगा, थर्सडे रहेगा, फिर फ्राइडे गैप रहेगा और सैटरडे रहेगा। आपको ट्यूसडे को GS1, थर्सडे को GS2 और सैटरडे को एसे। इसकी इवैल्यूएशन में आपको 1 वीक लगेगा, कंप्लीट 1 वीक लगेगा डिटेल्ड इवैल्यूएशन में। आप 1 हफ्ते का जो है एक बार में करेंगे। अगले हफ्ते से पहले आपको क्या है, इसका इवैल्यूएशन मिल जाना चाहिए, और क्या है आप इवैल्यूएशन को देख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं किसमें क्या कमी है। इसके साथ साथ आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा, आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा। तो मॉडल आंसर कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन के साथ दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको ट्यूसडे को मान के चलिए 10 बजे दिन में क्या है, आपको आंसर दिया, क्वेश्चन दिया गया, आई एम सॉरी, क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन बुकलेट दिया गया। इसी दिन शाम को 8 या 9 बजे एक जूम सेशन होगा इन इवनिंग। इस ट्यूसडे को हम लोग एक जूम सेशन करेंगे। उसके बाद अगले दिन जो कि वेडनेसडे है, वेडनेसडे को आपको इसका आंसर सबमिट करना रहेगा। वेडनेसडे को दिन भर में आप कभी भी इसका आंसर सबमिट करिए, और ये चीज़ थर्सडे को फिर एक आपको न्यू क्वेश्चन मिल जाएगा। ये जो आप आंसर सबमिट करेंगे, ट्यूसडे वाला जो आप आंसर सबमिट करेंगे, वो अगले ट्यूसडे से पहले मंडे तक इंश्योर्ड रहेगा कि आपको इसका आंसर, इवेलुएटेड आंसर मिल जाए। ठीक है। उसी तरह से थर्सडे का जैसे आप क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, उसका आंसर आप फ्राइडे को अपलोड कर सकते हैं, और सैटरडे का जो क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसे, उसको आप संडे को लिखिए ऐसे, और संडे को किसी भी रात तक आप उसको अपलोड करिए। अब आपका सवाल आएगा कि क्या होगा अगर किसी दिन आपका छूट जाए। तो अगर आपका नेक्स्ट डे सबमिट करने में छूट जाता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसको सेंड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, हम उसका विंडो क्लोज़ कर देंगे, उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं तो फिर जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है। हम ऐसा नहीं कि आप जब भी भेजें हम चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको जो डेट दिया जाएगा, जो विंडो दिया जाएगा आपको इवैल्यूएशन का, उस विंडो में भेजना पड़ेगा। जैसे ट्यूसडे का आपको वेडनेसडे को भेजना पड़ेगा, थर्सडे वाले का फ्राइडे को भेजना पड़ेगा, सैटरडे वाले का संडे को भेजना पड़ेगा। अगर आप किसी दिन मिस हो जाते हैं तो इसकी विंडो जो है नेक्स्ट वीक में आपको इसकी विंडो ओपन की जाएगी, जिसकी हम इन्फॉर्मेशन अपने जूम सेशंस, जो रेगुलर हमारे जूम सेशंस होंगे हर अल्टरनेट डे पे, हम उसमें इसकी जानकारी आपको देते रहेंगे कि अगला सेशन जो है पिछले वीक का, या पिछले वीक का जो जिसका भी आंसर छूट गया है GS1 का, वो कल तक जमा कर दीजिए, GS2 का कल तक जमा कर, ऐसा करके आप लिख के रखिए, स्कैन करके रखिए, जब हम आपको सेंड करने कहें तब आप सेंड कर दीजिए। अब आप पूछेंगे कि ये आंसर सेंड कैसे होगा, तो इसकी जानकारी आपको जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो एक डिटेल जूम सेशन होगा, हमारा डिटेल एक सेशन होगा इवेल्यूएटर के साथ, या जो भी मेंटर्स हैं या जो भी कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ आपकी एक मीटिंग होगी, ऑनलाइन मीटिंग हम लोग करेंगे। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उन डाउट्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे। और प्लीज़ ट्राई टू ज्वाइन इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आप एक दिन का छूटता है तो वो आपका आंसर जो है अगले हफ्ता फिर चेक हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास अभी भी समय है, आप इसको
समझ सकते हैं चीज़ों की कि कैसे प्रोसीड हो। तो अब देखते हैं इसमें और क्या चीज़ है। जो आपकी आंसर इवैल्यूएट होगी, आपकी जो आंसर इवैल्यूएट होगी उसको भी हम एक ओपन लूप में नहीं छोड़ेंगे कि आंसर इवैल्यूएट हो गया खेल ख़त्म। हम एक स्टूडेंट का, इंडिविजुअल स्टूडेंट का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का होगा। ये पब्लिक नहीं किया जाएगा, ये आपके मेल पे भेजा जाएगा, या इसका लिंक जो है वो आपके मेल पे रहेगा। आप इसको कभी भी खोल के देख सकते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और जो टॉपर्स हैं उनके कंपैरिजन में आपका परफॉर्मेंस दिया जाएगा ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को गेज कर सकें। और ये जो है रिपोर्ट कार्ड सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे नहीं होगा, इतनी नैरो तरह की इवैल्यूएशन हम नहीं करेंगे, हम एक ब्रॉड इवैल्यूएशन करेंगे कि आपकी सोचने की शक्ति जो है, आप जो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं पेपर में वो कैसा है, आपका लैंग्वेज स्किल कैसा है, आपकी जो लिखने की शैली है वो कैसी है, प्रवाह कैसा है, फ्लो कैसा है आपके आंसर का। तो ये सब चीज़ जो है हम आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट में देखेंगे, डालेंगे, और हर एक टेस्ट के बाद उसको अपडेट करेंगे। एक अलग से टीम है इसके लिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए हमारे पास अलग से लोग हैं जो आपके आंसर को, आपके आंसर क्वालिटी को देख के उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को अपडेट करेंगे, और इस तरह से आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। और हम ये इंश्योर करते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, अगर आप इसको डिलीजेंटली फॉलो करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आप एग्जामिनेशन डे का जो परफॉर्मेंस होता है ना, प्लेग्राउंड पे जो परफॉर्मेंस होता है, वो आप T20 की तरह परफॉर्म करेंगे वहाँ पे। क्योंकि हमारा क्यूरिकुलम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ना, लेट इट बी द क्वेश्चन, क्वेश्चन के कंटेंट का पार्ट अलग है, और उसको अटेम्प्ट करने का, उसको सोचने का, उसको अप्रोच करने का जो तरीका है वो अलग है, वो धीरे धीरे इंप्रूव होता है। और ये हम 70 दिन का जो प्रोग्राम है, ये हम 70 दिन के प्रोग्राम में एक वर्कशॉप की तरह समझिए, हम इसको कोशिश करेंगे कि आपके अंदर वो इनकलकेट कर सकें। तो अब आपका फाइनल आता है कि इसका प्राइस कितना है। देखिए, हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे रेजोनेंस या ऐसे बैच में इनरोल्ड हैं, उनके लिए ये प्राइस है 1299। अब समझिए हम इतना प्राइस क्यों रखना चाह रहे हैं। हम आपकी टोटल 11 ऐसे इवेलुएट करेंगे, इसके साथ साथ हम आपके 22 क्वेश्चंस को इवेलुएट करेंगे, 22 क्वेश्चन को इवैल्यूएट करेंगे, आपके 11 ऐसे को इवैल्यूएट करेंगे। तो हमको इवैल्यूएटर को भी मोटिवेशन के लिए कुछ करना पड़ता है। तो ये एक मिनिमम फ़ी है जो हम रख सकते थे, क्योंकि हम जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, हम जो आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए जो लोग हायर कर रहे हैं, उसमें हम लोग को थोड़ा सा रिसोर्स चाहिए होगा, और इस रिसोर्स के लिए हम आपके पास आए हैं। और ये जो फ़ी है ये मिनिमल फ़ी है। आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ में जाइए और देखिए कि कितना रहता है, उसके बाद आप यहाँ, खैर वो अलग चीज़ है। वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी, we are not going to compromise on what we have committed to you, क्योंकि आप जानते हैं हम जो कमिट करते हैं वो देते हैं, उससे ज़्यादा और हम देने की कोशिश करते हैं। तो 1299 जो है हमारे रेजोनेंस और ऐसे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ी जो है ये 1799 है। क्योंकि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस 2-3 वजह से है। पहला वजह ये तो कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी मिलनी ही चाहिए किसी भी कोर्स में, जो हमारे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं, जो हमारे इस पेड इनिशिएटिव से पहले जो हमारे साथ यूट्यूब पे थे, और वो जो हमारे साथ पेड इनिशिएटिव में पहले आए और आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑफिसर बन गए हों या चाहे प्रक्रिया में हों, तो उनको तो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और प्रायोरिटी हम उनको हमेशा देते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप एक बार हमारे स्टूडेंट हो जाते हैं तो क्या है, पोर्टल पे जो आपका स्थान है वो मिल जाता है आपको। तो क्या है, उस स्थान अगर आपको मिल जाता है तो हम जो है पोर्टल के चार्जेस में थोड़ा नेगोशिएट कर पाते हैं जो हमारे पोर्टल प्रोवाइडर हैं उनसे, कि आप हमारे स्टूडेंट हैं और कंटिन्यूस हमारे पोर्टल पे हैं, तो आपके लिए कुछ रिबेट किया जाए या ऐसा कुछ किया जाए। तो इस तरह से हम प्राइस मैनेज करके थोड़ा ये डिफरेंस ला पाते हैं। तो नए स्टूडेंट हैं उनको ये 1799 में मिलेगा, और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं 1299 में मिलेगा। अब इसमें ये एक और कन्फ्यूज़न आता है कि जो 1299 और 1799 जो फ़ी है, आपको पेमेंट करने पे ये थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, और ये 1799 भी थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, इसलिए क्योंकि जो GST है और भी जो टैक्सेस हैं उसको हमने मिला के इसमें एक आपको फाइनल वैल्यू आएगी, जो आपको वहाँ पोर्टल पे पेमेंट के टाइम पे दिख जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, टैक्सेस आपको इसमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा निपुण कोर्स।
आप निपुण कोर्स अगर और अभी कुछ डिटेल जानना है, इंडिविजुअल कुछ क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे बेझिझक कॉल कर सकते हैं इन द ऑफिशियल टाइम्स बिटवीन 9 to 7। और हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जो है जल्दी से जल्दी इसमें एडमिट कराया जाए, सो दैट कि हम एक जो अपना ओपन जूम सेशन रखेंगे, मतलब जो हमारे इनरोल स्टूडेंट हैं उनके लिए जूम सेशन रखेंगे, वो करीब 19 को हम कोशिश करेंगे कि 18 या 19 को हम उसका जूम सेशन रखें, सो दैट कि उनको पहले से इक्विप कर दिया जाए कि हम क्या करने वाले हैं, और अच्छे तरीके से उनको समझा दिया जाए कि हम किस तरह से इस कोर्स में आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितना लेट होगा आपका ही चीज़ छूटेगा, आपके लिए नुकसान होगा वो, ठीक है। बट वी आर स्टिल हियर आपको हेल्प करने के लिए, आपको हाथ पकड़ के आपको क्वालिफाई कराने के लिए। प्रीलिम्स क्वालिफाई करा रहे हैं तो मेंस भी क्वालिफाई करा ही देंगे, ठीक है। और भी जो कोर्सेज हैं उसकी जानकारी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, और भी कुछ नया ला रहे हैं हम लोग मेंस के लिए। इससे पहले हमारी मेंस की जो GS1 और GS2 की बुक है इंग्लिश में, वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, हमारे स्टोर पे अवेलेबल है। हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारे वेबसाइट पे जाते ही आपको इस निपुण से जुड़े जितनी भी जानकारियां हैं वो मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर स्टोर पे जाएंगे तो आपको बुक भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ हमारा एसे का भी कोर्स अवेलेबल है मेंस से रिलेटेड, तो उसको भी अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो, और अपनी मेंस की प्रिपरेशन को और एक एक्स्ट्रा लेग दे सकते हैं प्रिपरेशन में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोर्स में। धन्यवाद।